Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों हुसैन स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th का पार्ट 2। ठीक, पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था प्रीवियस वीडियो में। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वह वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और जितने भी हम क्वेश्चंस आपको इस सीरीज़ में करा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पे नोट करते रहें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि क्लास 10th में पूछे हुए सभी क्वेश्चंस ऑल बोर्ड सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक भाई बोल रहे थे कि आर.एस. अग्रवाल की मैथ से क्वेश्चन कराइएगा सर, तो मैं आप उन्हें बताना चाहता हूं कि आर.एस. अग्रवाल जो मैं सीरीज़ चला रहा हूं ये आर.एस. अग्रवाल क्वेश्चन की सीरीज़ ही है दोस्त। इसमें से यदि आप क्वेश्चंस को लगाते हैं तो वही क्वेश्चंस हैं इसमें भी, लेकिन ये क्वेश्चंस आर.एस. अग्रवाल सीरीज़ में जो जैसे कि 2010 सेट का है, 2011 सेट का है, तो जो सेट प्रीवियस ईयर के सेट हैं उनके क्वेश्चंस मैं लगवा रहा हूँ। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए, सभी बोर्ड्स के लिए। तो अब आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से 2 तक के हमने सभी भागों को हल कर लिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिएगा, जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाए कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो √2 पहले तो परिमेय अपरिमेय की बात करते हैं। परिमेय तो आप जानते होंगे, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिखें वो परिमेय कहलाती हैं, ठीक है ना। और विशेष रूप से जिनका HCF जो है वो आपका क्या मिलना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे मैंने कह दिया आपका कि 5/10, क्या ये परिमेय है? तो नहीं है, तो P/Q की फॉर्म में। लेकिन अगर इसका सिंप्लीफाई करेंगे 5 × 5 5 दूना 10, यानी 1/2 जो मुझे मिलेगा ये आपका परिमेय बनेगा, क्योंकि 1/2 में जो HCF बनेगा 1 में गुणा 1, 2 में गुणा 1, इसका HCF मुझे मिला 1, इसलिए ये परिमेय है, ना कि ये परिमेय है, ठीक है ना। तो परिमेय तो ये हो गए। अब बात करें अपरिमेय की, तो अपरिमेय क्या है भाई? अपरिमेय संख्याएं आपकी जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अगर उनके ऊपर ऋण लग जाता है तो वो सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं, अपरिमेय। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो क्वेश्चंस का मैं मैटर लिखाने जा रहा हूँ, ये √2 और √3 है ना, और √5 और √7 इन क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल सुइटेबल है। जो मैं लिखाऊंगा आप बाकी जो क्वेश्चंस मैंने बोले हैं √3 √5 वगैरह के, उन सभी में आप यही लिख सकते हैं, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। इसमें कहा गया सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो कि P/Q के बराबर है, जो कि P/Q के बराबर है, जहाँ P/Q एक पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अतः HCF P/Q यानी कि P और Q का HCF जो है वो 1 के बराबर है, तो हम लोग कहेंगे कि वह संख्या परिमेय है, ठीक है ना। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन में हमने लिखा है कि √2 जो है एक परिमेय है जो कि P/Q के बराबर है। तो जो चीज़ हमने लिखी है वो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। √2 बराबर है P/Q के, ठीक है ना। तो इसमें दोनों पक्षों में, इस कंडीशन में हम दोनों पक्षों में वर्क करते हैं। तो दोनों पक्षों में अगर हम वर्क करेंगे, ठीक है ना, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो ये आपको मिलेगा जाकर के √2 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो इधर आएगा 2 और इधर मिलेगा आपका P²/Q², जिसे हम लोग लिख सकते हैं इसके नीचे 1 मान लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका P² बराबर 2Q², ठीक है ना। तो मुझे कंडीशन मिली P² बराबर 2Q²। हम बोल सकते हैं कि चूँकि P² 2 से विभाजित होगा, P² 2 से विभाजित होगा, ठीक है ना, इसलिए P भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। P भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है ना। P भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। P² 2 से विभाजित होगा। आप इस चीज़ को अगर समझ रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर 2 जो है वो Q² के गुणे में है ना, और जब गुणे का पक्षांतर करेंगे तो वो P² के बटे में जाएगा। जो अगर बटे में जाएगा तो कुछ इस तरीके से, मैंने कहा P/Q पूर्णांक थे, सपोज दैट P की वैल्यू यहाँ पर हमने ले लिया 4 थी, है ना। अगर उसका 4 का वर्ग करेंगे तो कितना बनेगा, 16, और 16 क्या 2 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, 2 × 16। अगर 16 कट रहा है तो इसका मतलब ये है कि 4 जो इसका वर्ग था वो भी कटेगा इससे, 2 दूना 4, तो दोनों विभाजित है ना। इसी तरीके से अब हम लोग अगला स्टेप इसमें बनाएंगे कि अतः ये कंडीशन तो हमने सिद्ध कर ली है कि P² बराबर 2Q², इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 डाल देंगे।
अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि जो चीज़ हमने मानी है, जैसे पी और क्यू तो पूर्णांक मान चुके हैं, तो पी बराबर अब हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो संख्या है आपकी, इसे हम लोग मान के चलते हैं कि ये 2r के क्या है बराबर है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पूर्णांक के बराबर मानेंगे। तो अब इस कंडीशन में लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो पुनः दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर देखिएगा, जो हम लोग नया पूर्णांक मैंने r लिया है वो इस सिचुएशन को देख के लेते हैं। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पर आपको 2 ही लेना है, ठीक है ना। तो p बराबर 2r, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे इसके, तो ये मिलेगा पी स्क्वायर बराबर 2r का स्क्वायर। तो इसे हम कहेंगे पी स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग हो जाएगा आपका 4r स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आपकी मिलेगी पी स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो यहाँ लिख देते हैं कि पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 से रखने पर, पी स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 से रखने पर, जब हमने पी स्क्वायर का मान रखा तो ये मुझे कंडीशन मिली 2q स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर इसे देखते हैं तो ये आपका बनेगा जाकर के 2 एकन 2 और 2 दूना 4, यानी कि q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब यहाँ लिख सकते हैं, इसे समीकरण 2 डाल दें, यहाँ भी लिखेंगे चूँकि q स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, q स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, ठीक है ना। इसलिए q जो है वो किससे 2 से विभाजित होगा, क्यू भी क्या होगा 2 से विभाजित होगा, ठीक है ना। तो क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, इसलिए क्यू भी 2 से विभाजित होगा। अब इन दोनों में पी स्क्वायर यानी कि समीकरण 1, ठीक है ना, बात समीकरण 2 में अगर देखते हैं समीकरण 1 बार 2 से, ठीक है ना, कॉमनली चीज़ क्या है, मैंने बताया था कि पी स्क्वायर बराबर आपका मिला था पीछे 2q स्क्वायर, ठीक है ना, और इधर मिल रहा है आपका क्यू स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों में अगर हम कॉमन देखते हैं तो दोनों में कॉमन का मतलब दोनों में अगर हम एचसीएफ देखते हैं तो एचसीएफ हमें क्या मिल रहा है भाई 2, और परिमेय के लिए क्या चाहिए 1, ठीक है ना। तो इस कथन से ये सिद्ध हो रहा है कि ये क्या है अपरिमेय है, आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इस कथन से ये सिद्ध हो रहा है ये क्या है अपरिमेय। तो यहाँ पर लिखते हैं कि समीकरण अतः P व Q का HCF 1 के बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो P और Q दोनों का HCF जो है वो 1 के बराबर नहीं है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, या सॉरी इसमें लिख सकते हैं कि इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के का को सॉल्व कर लिया है कम्प्लीटली, ठीक है ना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि √2 या √3 या √5 √7 मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो मैंने मैटर लिखा है ये इन सभी क्वेश्चन को लिए सेटिस्फाई है, ठीक है ना। आपके अगर एग्जाम में √3 का आ जाता है तब भी आपको यही लिखना है कि 2 को आपको चेंज कर देना, बाकी सब मैटर यही लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के का को कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के खा। और हाँ, मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहता हूँ, जो मैं सेट लगवा रहा हूँ जे अग्रवाल का ही सेट है, और ये आपका जो सेट है जो 2010 का है, प्रीवियस क्वेश्चंस जो इसमें डाले गए हैं वो 2010 के हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर खा क्या है इसका। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का खा में दिया गया है कि द्विघात समीकरण 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दीजिए, भागफल तथा शेषफल बताना है। तो देखिएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। x + 2 से यदि हम इसमें भाग देते हैं इस बहुपद में, तो बहुपद है आपका 2x² + 3x + 1। तो देखिएगा भाग समझ लीजिएगा किस प्रकार से दिया जाता है। x से अगर हमें 2x² में भाग देना है तो 2x² में भाग देना है x से, तो x² कैंसिल बचा के आपका 2x, तो यहाँ लिख देंगे 2x, ठीक है ना। अब अगर हमने 2x यहाँ लिखा है ना, तो आप 2x का अगर x से इंटू करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 2x², फिर 2x का अगर इंटू हम 2 से करेंगे तो क्या मिलेगा 4x, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले तो हमने ये पहला पद इसके बराबर कर लिया, बराबर करने के बाद हमें बराबर करना है इसके निशान, है ना। पद तो बराबर हो गया, अब निशान इसके चेंज करना है, सॉरी, तो निशान चेंज करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल, ठीक है। तो अब बचा क्या, ये 3x है, ये माइनस के 4x, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के x बचेगा, फिर +1। अगर x का x में भाग देते हैं तो कितने बार जाएगा भाई माइनस के 1 बार, क्योंकि अगर माइनस x में x का भाग देते हैं तो आपका आएगा माइनस के 1 बार जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर -1। अगर -1 से अगर हम लोग इसमें इंटू करते हैं x में तो क्या मिलेगा
माइनस के एक्स और माइनस प्लस का माइनस के, और ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना। निशान बदलेंगे तो ये माइनस वाला है ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस वाला है ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो जो आपका शेष बचा है यानी कि शेष फल जिसे हम लोग रिमाइंडर कहते हैं वो आपका कितना बचा है भाई, 3 बचा है। और जिसे हम लोग भागफल कहते हैं यानी कि क्वोशिएंट, वो आपका कितना बच रहा है 2x - 1, ठीक है ना। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर तीसरे के खा को कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के गा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरे का गा। 3 का गा दोस्तों क्या कहा गया है इसमें, चित्र में BL तथा CM समकोण त्रिभुज ABC की मध्यिकाएं हैं तथा इस त्रिभुज का कोण A समकोण है, तो सिद्ध कीजिएगा 4BL² + CM² = 5BC²। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन में ABC, ठीक है ना, एक त्रिभुज दे दिया गया है। तो इस त्रिभुज में ये बताया गया कि कोण A एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज के लिए कहा, अगर जब कभी भी आपको समकोण त्रिभुज बताया जाए कि इस त्रिभुज में कोई एक कोण समकोण है, तो वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय तो लगना ही लगना है, ठीक है ना। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे यहाँ पर, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण का वर्ग, ठीक है ना, ये इसे बोलते हैं कर्ण, इसे बोला जाएगा आपका लंब, इसे बोला जाएगा आधार, ठीक है ना। या हम लोग कह सकते हैं H, P और B। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर यानी कि आपका AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है ना। इसे हम लोग डाल देते हैं समीकरण 1। अब इस कंडीशन को तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम से लिख लिया है। अब इसमें देखते हैं कि दूसरा ट्राइंगल हमें क्या मिल रहा है, दूसरा त्रिभुज क्या मिल रहा है। तो दूसरा त्रिभुज है ABL, इसमें भी कोण A समकोण है जो कि, तो त्रिभुज ABL में A समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी लगेगी। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अगर पाइथागोरस प्रमेय से इसमें लगाते हैं तो यह है आपका हाइपोटेनियस, इसका क्या है BL, तो BL का स्क्वायर और बेस क्या है इसका AL का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है इसका AB का स्क्वायर। अब AB का परपेंडिकुलर है, इसका मतलब सॉरी AL जो है, AL को देखते हैं तो ये AC जो भुजा है, AC भुजा पर AL क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ लिख देना है आपको कि भुजा AC का मध्य बिंदु, भुजा AC का मध्य बिंदु यल है। अगर भुजा AC का मध्य बिंदु यल है तो इसलिए जो कंडीशन क्या बनेगी जा करके यहाँ पर AL बराबर हम लिख सकते हैं AC/2, AC/2, ठीक है ना, AC/2 के इक्वल हो जाएगी जा करके। तो यहाँ लिखेंगे BL का स्क्वायर बराबर AL की जगह पर रख देंगे AC का स्क्वायर बटा 2, सॉरी 2 का स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट 4, ठीक है, प्लस AB का स्क्वायर। अब अगर इसे हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो BL का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस 4AB का स्क्वायर बटा 4, ये 4 इस साइड में आएगा तो 4BL का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस 4AB का स्क्वायर। इसे डाल देंगे समीकरण 2। अब आते हैं त्रिभुज CMA, ठीक है ना, त्रिभुज CMA पर आएंगे, फिर उससे जो हमें पाइथागोरस थ्योरम से जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा उसे समीकरण बनाएंगे 3। त्रिभुज CMA में, इसमें भी देखते हैं इस त्रिभुज में A समकोण है तो यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो यहाँ लिख देंगे कि त्रिभुज CMA में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो ये बन जाएगा आपका CM का स्क्वायर, CM का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, AM का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि अगर M को देखें तो M AB भुजा का क्या है, मध्य बिंदु। तो यहाँ लिखेंगे भुजा AB का मध्य बिंदु यम है, भुजा AB का मध्य बिंदु क्या है भाई, यम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि यम यदि AB का मध्य बिंदु है तो AM जो होगा वो बराबर होगा किसके, AB/2 के। तो AM की जगह पर AB/2 रख सकते हैं। तो CM का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AM की जगह रखेंगे AB/2 का वर्ग। तो CM का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है ना। अब जी आप इसका अगर हम लोग एलसीएम लेकर इसे हल करते हैं तो CM का स्क्वायर बराबर ये बनेगा 4AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन 4। अब ये बन जाएगा आपका 4CM स्क्वायर बराबर 4AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर,
इसे डाल देंगे समीकरण 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 जो मैंने बनाई हैं, इन दोनों को जोड़ने पर अगर समीकरण 2 को जो देखते हैं तो समीकरण 2 आपका ये है 4BL² बराबर AC² प्लस 4AB²। ये समीकरण 2 है। इसकी LHS को समीकरण 3 की LHS से जोड़ेंगे, ठीक है ना, और इसकी RHS को समीकरण 3 की RHS से जोड़ेंगे तो देखते हैं क्या होता है 4BL²। तो यहाँ पर लिखते हैं कि 4BL² प्लस 4CM² बराबर AC² प्लस 4AB² प्लस 4AC² प्लस AB², ठीक है ना। तो अब यहाँ से 4 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा BL² प्लस CM² बराबर 4AC² और 1AC², 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ लिखेंगे 5AC² प्लस 4AB² और 1AB², ये बन जाएगा आपका 5AB²। तो यहाँ से आपको 4BL² प्लस CM², यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा AC² प्लस AB², ठीक है। अब उससे कहा क्या गया था क्वेश्चन में, क्या प्रूफ करने के लिए बोला गया था, प्रूफ करने के लिए कहा गया था कि 4BL² प्लस CM² बराबर है 5BC² के, ठीक है ना। तो अब देखिए LHS वाला पार्ट तो हमारा बराबर है, लेकिन RHS वाला पार्ट भी बराबर नहीं है। हमने जो त्रिभुज ABC हल किया था पाइथागोरस थ्योरम से, जो समीकरण बना था उस समीकरण का यहाँ यूज होगा। उसमें देखिएगा थ्योरम फर्स्ट में मैंने जो पाइथागोरस थ्योरम में लिखा था BC² बराबर AC² प्लस AB² के। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने बनाया है AC² प्लस AB², ये बराबर है किसके, समीकरण 1 के LHS के, ठीक है ना। तो अभी इसकी LHS जो है इसके RHS के इक्वल है, तो हम यहाँ पर इसे पुट कर देंगे, ठीक है। आपने देख लिया होगा। अब देखते हैं 4BL² प्लस CM² बराबर 5BC², चूँकि ये BC² के इक्वल है, ठीक है ना। तो अब ये आपका यहाँ पर 5 लिखना पड़ेगा 5BC² के। तो इस तरीके से हमने इसे प्रूफ कर लिया है। तो यहाँ डाल देते हैं हैंस प्रूफ। इस तरीके से हमने क्वेश्चन तीसरे का घा कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के घा पर। देखते हैं घा क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर तीसरे के घा में कहा गया है sin 25 cos 65 प्लस cos 25 sin 65 का क्या मान होगा, ठीक है ना, इसका मान निकालना है। तो देखिएगा इसके लिए एक सूत्र होता है sin A प्लस B बराबर होता है sin A cos B प्लस cos A sin B, ठीक है ना। अगर इससे इसकी तुलना की जाए तो ये है आपका A, ये क्या है आपका B, तो ये क्या बन जाएगा sin A प्लस B। तो sin A प्लस B का अगर हम लोग देखते हैं तो 25 प्लस 65 कितना बनेगा sin 90, और sin 90 का मान आपको मालूम होगा टेबल से बन होता है, ठीक है ना। इस तरीके से हमने तीसरे का घा कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के का में कुछ पार्ट दिए गए हैं, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के गा में कहा गया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति के हैं, कारण सहित बताइए। तो शांत और अशांत का मतलब है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। तो देखिएगा ये क्वेश्चन हम आपको इतनी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि आप देखते ही इसे बता देंगे कि ये शांत है या अशांत है, यानी कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए जब कभी भी आपको कोई भी रेशनल नंबर दिया जाए, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, सपोज दैट हमें ये परिमेय संख्या दी गई है, तो आप इस परिमेय संख्या के हर को देखिएगा, हर में यानी कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को देखेगा और उसके आप फैक्टर कर लें, गुणनखंड कर लें। अगर इसके आप गुणनखंड करते हैं तो इसके आपको गुणनखंड मिलेंगे, देखिएगा 7 से ये कट जाएगा, 7 चौकू 28, यहाँ बच गया आपका 6, 63 हो गया, तो जो हो जाएगा 7 निम 63, 7 सत्ते 49, 7 एकन 7, यानी 7 का क्यूब है, तो ये मिला 29/7 की पावर 3। तो जब कभी भी आपको डेनोमिनेटर यानी कि हर में संख्या 2 या फिर 5, इन दो में से कोई एक या फिर दोनों एक साथ दिख जाती हैं तो हम बोल देंगे कि दी हुई परिमेय संख्या शांत है यानी कि टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। अगर इन दो नंबर के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर आ जाता है तो हम सीधा सीधा बोलेंगे कि ये परिमेय संख्या आपकी अशांत है, ठीक है ना, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये क्या है, इसमें 7 दिख रहा है ना, पावर तो 3 है, इससे हमें तो कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आपकी 7 दिख गई तो हम लोग कहेंगे ये परिमेय संख्या क्या है आपकी अशांत है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब जैसे कि ये मुझे परिमेय संख्या दी गई है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, तो इसके अगर आप हर में जाएंगे तो हर में देखते हैं कि 2 है और 5 है, इसकी पावर 3 और 2, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर 2 और 5 है, इसलिए ये परिमेय संख्या क्या होगी आपकी शांत, ठीक है ना, शांत आवर्ती की शांत है, ठीक है ना। इसे हम लोग कह सकते हैं ये क्या है टर्मिनेटिंग, इंग्लिश में लिखते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम इस तीसरी संख्या को देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5, तो इसमें भी देखिएगा 2 है 5 है, लेकिन 2 5 के अलावा यहाँ पर 7 आ गया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अशांत। मैंने आपको बताया कि 2 5 ही आपस में रहते हैं,
टर्मिनेटिंग के लिए, शांत के लिए 2 5 ही रहेंगे, इसके अलावा कोई नंबर नहीं मिलेगा। अगर कोई नंबर आता है अदर, तो वो तुरंत परिमेय संख्या आपकी क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। ठीक है। अब अगला है आपका 17/8। 17/8 में अगर देखते हैं तो 8 के अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो 2 की पावर 3 बनेगा। तो इसमें 2 अकेला आ गया है ना, तब भी ये क्या है, शांत। मैंने आपको बताया था कि किसी भी परिमेय संख्या में 2 दिख जाए, 5 दिख जाए, या 2 5 दोनों साथ में दिख जाए, तो हम कहेंगे कि वह परिमेय संख्या आपकी शांत आवर्ती की है, यानी कि टर्मिनेटिंग है। ठीक है ना। अगर इसके अलावा कोई दिखता है तो ये क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती की। ठीक है। तो इस तरीके से आपने शांत और अशांत बहुत अच्छी तरीके से समझ ली होंगी। अगर हाँ, इन क्वेश्चन में एक चीज़ और है, जैसे कि दशमलव प्रसार निकालने के लिए कहा जाए, इस टाइप से अगर आपसे पूछा गया तो 1 नंबर में आएगा। दशमलव प्रसार सहित अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आपका 2 नंबर में आ सकता है। दशमलव प्रसार किसके निकलते हैं, तो जो परिमेय संख्याएं आपकी शांत हैं उन्हीं के दशमलव प्रसार पूछा जाता है निकालने के लिए। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पर ये परिमेय संख्या 23/2 की पावर 3 और इंटू 5 की पावर 2, ये शांत है, तो इसका हमें दशमलव प्रसार निकालना है, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है ना। तो यहाँ डाल देते हैं दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार निकालने का क्या तरीका होता है कि सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि आपको हर में 2 और 5 दिए गए, तो हाँ 2 और 5 दिए गए हैं। जब 2 और 5 दिए गए तो 2 पर पावर चेक करिए कितनी है, तो यहाँ पावर है 2 की 3 और यहाँ पावर है 5 की पावर 2। तो यहाँ पावर ज़्यादा है किससे, 5 से। कितनी ज़्यादा है इस पर, तो 1 पावर ज़्यादा है ना। तो किस पे कम है पावर, तो 5 पर 1 कम है, तो मैंने 5 पर 1 लिख लिया। अब जितना आप नीचे लिखेंगे जस्ट उतना ही आप ऊपर लिखेंगे। ठीक है ना। तो 23, 5 की पावर 1 का मतलब है 5, तो 23 पंचे 115 बनता है, 115 मैंने लिख दिया। तो यहाँ 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3, और ये कितना है, 2 और 1 3, गुणे में घाते जुड़ जाती हैं, तो 5 की पावर 3, तो ये बनेगा 115/2 पंचे 10, यानी 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ जाकर के कि 1000। अगर 1000 से अगर हम इसमें भाग लगाते हैं तो नीचे जितने जीरो है दशमलव उतने अंक ऊपर लग जाएगा, यानी कि पीछे से 1 2 3 अंक पहले, तो 0.115, तो 0.115 इसका आंसर होगा, यानी दशमलव प्रसार होगा। इसी तरीके से इसका भी आप निकाल देना। ठीक है ना। ये तो अशांत है, इसका निकलेगा नहीं, ये भी अशांत है, इसका भी नहीं निकलेगा। तो आप समझ गए होंगे शांत और अशांत निकालने के लिए, और अगर इनके दशमलव प्रसार निकालने के लिए कहा जाए वो भी आप निकाल लेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के खा पर। क्वेश्चन नंबर 4 के खा में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 4 के खा में कहा गया है प्रूफ दैट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि 2 पद दिए गए, इसे LHS है ये वाला, और ये वाला है आपका RHS। तो LHS से RHS सिद्ध करें, चाहे आप RHS से LHS सिद्ध करें, तो इसे हम दोनों तरीके से हल करके आपको दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम LHS से इसे सिद्ध करके दिखाएंगे। तो LHS से RHS निकालेंगे। LHS में आपको दिया गया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा का सूत्र होता है व्युत्क्रम सूत्र, रेसिप्रोकल सूत्र जिसे कहा जाता है, 1/sin थीटा, माइनस कॉट थीटा का यहाँ लग जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है ना। तो जिन भिन्नों के हर समान होते हैं, डिनोमिनेटर सेम होते हैं, उनके अंश को जोड़ या घटा लिया जाता है चिन्ह के हिसाब से। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब अगर इसे देखते हैं तो ये आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसे अलग कर लें, और साइन थीटा जो है ना, इसका अगर हम लोग इसे अलग करते तो ये स्क्वायर सहित आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन बनेगी जा करके 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, फार्मूला होता है इसका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो इसमें फार्मूला लगा है आपका, यहाँ ध्यान रखिएगा, मैं लिखे दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में यहाँ फार्मूला लग जाएगा। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटा, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा से स्क्वायर इसका कैंसिल हो जाएगा, बचा के आपका 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमसे RHS में प्रूफ करने के लिए कहा था। ठीक है ना। अब हम लोग RHS से चलते हैं और इसकी LHS को सिद्ध करके दिखाते हैं। आइए देखते हैं RHS से LHS किस प्रकार से इसकी सिद्ध होगी जाकर के। ठीक, देखिएगा RHS में कहा गया है 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा, और इसकी LHS ये प्रूफ करना है तो किस तरीके से होगी, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसमें आप जब इस तरीके की कंडीशन दिख जाए तो इसमें आप संयुग्मी गुणा भाग कर दे, संयुग्मी गुणा और संयुग्मी भाग, यानी कि जो 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर नीचे लिखा है ना, जस्ट इसका साइन बदल कर आप इसे ऊपर नीचे रख देना है, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा और बटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसे बोला जाता है कंजुगेट मल्टीप्लाई। ठीक है। अगर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, जी ए प्लस बी ए माइनस बी, ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। इसे हम लोग लिख सकते हैं, दोनों स्क्वायर को कंबाइंड कर लें, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, दोनों को स्क्वायर कंबाइंड कर लेंगे। अब इसे अगर सेपरेट कर दें, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा बटा साइन थीटा,
ठीक है ना। तो 1/, साइन थीटा क्या बनेगा आपका, कॉसेक थीटा, कॉस बटा साइन बनेगा कॉट थीटा का स्क्वायर। इस तरीके से हमने इसे प्रूफ कर लिया है RHS से LHS को भी, ठीक है ना। ये आपकी LHS मैंने प्रूफ कर दी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के गा पर। 4 के गा में क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के गा में कहा गया है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। पाई का मान दिया गया है, √3 का मान दिया गया है, इसका प्रयोग कीजिएगा। इसमें कहा गया है, देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिएगा कि जो वृत्त दिया जाता है उस वृत्त में लघु वृत्तखंड क्या होता है और दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि ये आपका कोई एक वृत्त है, ठीक है ना। इस वृत्त में ये मैंने आपको डाल दी है यहाँ से जीवा। जीवा क्या होती है कि जो केंद्र से ना जाए उसे जीवा कहते हैं। अगर इस वृत्त का केंद्र ये है और केंद्र से जो रेखा या जो लाइन परिधि को टच करती है, सर्कमफ्रेंस को टच करती है, उसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या यानी कि रेडियस, ठीक है ना। तो ये आपकी रेडियस और यहाँ से यहाँ तक ये टच की तो ये भी रेडियस। अब ये बन गया आपका त्रिभुज, और त्रिभुज के जो नीचे का जो ये भी हिस्सा है इसे बोलते हैं हम लोग लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड, सही है ना। इसे हम लिख सकते हैं लघु वृत्तखंड। और ये वाला जो हिस्सा है इसे बोला जाता है दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोला जाता है, दीर्घ वृत्तखंड। समझ चुके होंगे आप इस चीज़ को, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहा कि अगर ये एक वृत्त है तो कह रहा कि इस वृत्त में अगर त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, जैसे कि इसकी मेजरमेंट 15 है, सपोज दैट ये त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ लिखेंगे R बराबर 15 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 डिग्री। करा संगत लघु वृत्तखंड, तो यहाँ संगत लघु वृत्तखंड पूछा गया, तो इसका सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे पहले संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड, ठीक है ना। क्या होता है सूत्र भाई, थीटा बटा 360 पाई R स्क्वायर माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। तो थीटा का मान है यहाँ पर 60, 60 बटा 360, पाई की जगह पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। आर फॉर रेडियस, त्रिज्या कितनी दी गई है, 15 × 15। लेकिन हाँ इसमें देखिएगा 22/7 ना लेने के लिए बल्कि कहा गया था कि पाई का मान आप 3.14 ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 22 बटे यानी कि 7 से अगर भाग लगाएंगे तो इतना ही आएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 आर की वैल्यू रखेंगे 15 में × 15 साइन 60, ठीक है ना। तो इसे अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 0 से 0 कैंसिल, 6 × 6 6 × 36 बच गया आपका 6, तो 3 दूना 6, 3 पंचे 15, ठीक है। ये और 2 से काटेंगे 2 11 22, तो ये बन जाएगा आपका 11 में × 5 और × 15/7 माइनस इधर से अगर देखते हैं तो 1/2 है ना, 15 × 15 साइन 60 का मान होता है √3/2। 2 से 15 कटेंगे नहीं तो इसलिए √3 का यहाँ मान रख सकते हैं हम लोग। तो ये बन जाएगा 11 पंचे 55, 55 में × 15/7 माइनस 15 15 225 और गुणा 1.73। वैल्यू रखने के लिए कहा था इसमें, 2 दूना 4, ठीक है। अब इसे हल कर लें, 15 पंचे 75 की 5 हासिल 7, 15 बना 75 और 7 हो जाएगा आपका 82, 825/7 माइनस अगर इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसका गुणा करने पर आएगा आपका 389.25, ठीक है, बटे 4। अगर 7 से इसमें भाग लगाते हैं तो आएगा आपका 117.857, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, इसमें मैंने आप कर लिया है पहले से, इसी वजह से। अगर 4 से इसमें भाग लगाते हैं तो इसमें आएगा आपका 97.312। अगर आप इससे घटा देंगे जो भी आएगा एरिया, इससे अगर आप इसको घटाएंगे माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा जाकर के 20.545 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका इस वृत्त का संगत लघु वृत्तखंड का एरिया। अब दीर्घ वृत्तखंड निकालना है, तो दीर्घ वृत्तखंड का मतलब पहले समझ लें आप क्या है। यहाँ पर जैसे कि ये आपका वृत्त है, ठीक है ना, और इस वृत्त में मैंने कहा ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो ये तो हिस्सा चला गया आपका, ये वाला हिस्सा जो बच रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये दीर्घ वृत्तखंड है। तो पूरा सर्कल होता है 360 का। अब उसमें से यदि आप 60 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 300 डिग्री। तो 300 डिग्री यानी कि 300 डिग्री जो बचा है आपका, वो क्या बचा है, दीर्घ वृत्तखंड का एरिया। तो आप थीटा जो है वो आप 300 डिग्री ले लें और बाकी निकल जाएगा त्रिज्यखंड के सूत्र। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आपका निकलेगा जाकर के, सबसे पहले तो त्रिज्या जो है वो आपकी 15 सेंटीमीटर थी और थीटा जो है हमने आपको बता ही दिया, 300 डिग्री लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप त्रिज्यखंड का सूत्र लगा सकते हैं। क्या बनेगा जाकर के, थीटा बटा 360 पाई R स्क्वायर। तो थीटा है आपका 300 डिग्री बटा 360, पाई का वैल्यू हमें रखना है 22/7, त्रिज्या है आपकी 15 में × 15। तो 0 से 0 कैंसिल और इसे हम काटते हैं 6 पंचे 30, 6 4 36, ठीक है। ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 पंचे 15 और ये आपका 2 1 2, 2 11 22। बाकी आपका जो बचा है गुणा करते हैं इसमें, तो ये बचा है 11 पंचे 55
गुणा 15 पंचे 75 और बटा 7, इन दोनों का गुणा कर लें, बटा 7 कर दें। 55 में गुणा अगर 75 करते हैं तो आपका आएगा जा करके 4125, ठीक है ना, बटा 7। अगर 7 से इसमें भाग लगाएंगे तो आपका आएगा 589.285, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका दीर्घ वृत्तखंड का एरिया, और ये इससे पहले जो मैंने निकाला था वो था आपका लघु वृत्तखंड का एरिया, ठीक है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सभी भाग को हल कर लिया है। अब अगले पार्ट में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ।